नमस्कार दोस्तों, 15 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे। वैसे मैं 5 एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के रिश्तों के रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे बातचीत करी गई है। किस प्रकार से प्रैक्टिकली इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को देखना चाहिए, इकोनॉमिक रिलेशंस को देखना चाहिए, किस प्रकार से डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग यहाँ पे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रखी है। पिछले एक साल का ब्यौरा और कहीं ना कहीं हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को यहाँ पे कोट किया गया है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंस्टीट्यूशंस कास्ट एंड वाइटल कॉग ऑफ ट्रस्ट। वैसे तो देखिए स्टैटिस्टिकली इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन के पर्पज से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। बट चूंकि बाकी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं स्टैटिस्टिक्स के कंपैरिजन में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी अवेयरनेस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट हाँ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप किया। क्योंकि 5 आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस करने हैं, तो इसके लिए समय नहीं बच रहा है। फिर यहाँ बात करते हैं ट्विन ट्रबल्स की। रिसेंटली मार्च का जो इकोनॉमिक डाटा है, अलग अलग सेक्टर्स के इन्फ्लेशन का डाटा है, वो रिलीज हुआ है। और ये इन्फ्लेशन का डाटा हमारी इकोनॉमी की एक अच्छी पिक्चर नहीं दे रहा है, तो इसके बारे में आप बात करेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज। क्लास 12th के पब्लिक एग्जामिनेशन और क्लास 10th के एग्जामिनेशन यहाँ पे पोस्टपोन कर दिए गए। अभी सीबीएसई के एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो सीबीएसई के इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशंस का जो कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य की ऐसी सरकारें हैं जो अपने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवा रही हैं, जैसे कि केरला के एसएसएलसी और हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। जैसे ही केरला के इलेक्शन शुरू हुए, कुछ फेजेस में इन एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट करना शुरू कर दिया गया। वैसे तो केरला के इलेक्शन अभी मई के फर्स्ट वीक तक चल रहे हैं, शायद 2 मई तक है। 6 अप्रैल से शुरू हुए केरला के इलेक्शन, तो 2 मई तक है। लेकिन पहला एग्जाम जो एसएसएलसी का था वो 8 अप्रैल को था। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि होलिस्टिकली न केवल केंद्र सरकार को, राज्य की सरकारों को भी यहाँ पे एग्जाम्स को नहीं कंडक्ट करना चाहिए। जिस स्पीड से यहाँ पे कोरोना फैल रहा है, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, 15 साल के जो बच्चे हैं, 15 से 30 साल की एज ग्रुप के लोगों को भी कोरोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और फिर जब ये बच्चे घर जाएंगे तो वो अपने घर में एल्डरली लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे, वो एल्डरली लोग जो अब तक इस कोरोना की चपेट से बचे हुए हैं घर में रह के। तो इसके रिस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस आर्टिकल में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द सीक्रेसी अराउंड डेथ्स आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद जो भी सीवियर साइड इफेक्ट्स के केसेस आए हैं और उसके बाद जो डेथ्स हुई हैं, उन डेथ्स का प्रॉपर ब्यौरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अवेलेबल नहीं करवाया है। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद कितनी देर के बाद इंसान की डेथ हुई, क्या वो डेथ वैक्सीनेशन की वजह से हुई? कहीं ना कहीं सरकार बोल रही है कि वैक्सीनेशन की वजह से डेथ यहाँ पे नहीं हुई है, या फिर कह लीजिए डेथ्स हुई भी हैं तो कम हुई हैं। अगर आप बात करो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को, तो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को इन्हीं डेथ्स के चलते यूरोप में कुछ समय के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कर दिया था, बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद जो डेथ्स हो रही हैं उनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। और फिर बात करेंगे सिरास एक्ट के बारे में। सिरास एक्ट डील्स विद एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी। एक्चुअली यहाँ पे सिरास एक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही। सिरास कौन थे? इनका नाम था रामचंद्र सिरास। अगर दोस्तों आपने अलीगढ़ नाम की एक मूवी देखी हो, 2015 में ये मूवी आई थी अलीगढ़ नाम की। इसमें मनोज बाजपेयी थे और राजकुमार राव थे। मनोज बाजपेयी एक प्रोफेसर थे और ये एलजीबीटी कम्युनिटी के थे, मोस्ट प्रॉब्ली ये गे थे। उसके चलते उनके खिलाफ बहुत भीषण एक्सप्लॉयटेशन हुआ और बाद में शायद उनको इसी वजह से मार भी दिया गया। तो मिस्टर सिरास को यहाँ पे याद करने के लिए, चूंकि अब सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग ओपनली लीगली अपने रिश्ते को चला सकते हैं, तो ऐसे केसेस में एक सिरास एक्ट आना चाहिए, ताकि वो लोग जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, पेस्टरिंग ना हो। ये अलीगढ़ मूवी जो थी 2015 की, काफी अच्छी मूवी है, आपको सोसाइटल तरीके से अवेयर करने वाली मूवी है। तो अगर आपको कभी समय हो या फिर कभी आप फ्री बैठे हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मतलब इस मूवी को देख के आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और वैसे भी एक दिन में 12 घंटे पढ़ने के बाद भी 2 या 3 घंटे की मूवी देखने का स्कोप बचता है। तो ये आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सचिन चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, कुछ वीडियोस अभी अपलोड नहीं हो रही, जल्दी से मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे
तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि यूट्यूब हर लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। अब बात करते हैं वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया एंड चाइना। देखिए, इंडिया चाइना के रिश्ते में बात की जाती है किसकी, लोअर द एक्सपेक्टेशंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा जो भाषा है वो भाषा हो सकता है कुछ लोगों को ट्रिकी लगे अंग्रेजी की। लोअर द एक्सपेक्टेशंस might not seem a very ambitious prescription for the immediate future of India's troubled relations with China. It may, however, be the right however, be just the right tonic to guide the way forward as both countries seek a new equilibrium after a major rupture in relations following the border crisis. देखिए, इंडिया और चाइना के रिश्तों में बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, इनके रिश्ते एक लिमिट से ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में ये सोचना सही है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं पास्ट में जिसके चलते अगर आप भारत और चाइना के रिश्तों को कंपेयर करो तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गाइड की तरह भी काम करता है, एक सही टॉनिक की तरह भी काम करता है। आप समझिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप रिश्तों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे इंडिया और चाइना के बीच में, तब आप बहुत सारे जो बायलेटरल इश्यूज है ना उनको प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो अप करोगे। बस ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो इंडिया और चाइना के रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ये बात बिल्कुल सही है, बट दिस शुड नॉट बी अ रीजन कि आप बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। आप प्रैक्टिकल तरीके से बायलेटरल रिलेशंस को परस्यू करो, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अभी रिसेंटली एक ट्रैक 2 डायलॉग हुआ है अर्ली अप्रैल में बॉर्डर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे दोनों तरफ के एम्बेसडर्स, मिलिट्री ऑफिशियल सामने सामने आए। इस ट्रैक 2 टॉक्स को किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो अनंता एस्पन सेंटर इन न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया था, और बीजिंग की तरफ से था चाइना रिफॉर्म फोरम। ये जो चाइना रिफॉर्म फोरम है बीजिंग का, ये उनकी सेंट्रल पार्टी स्कूल के साथ एफिलेटेड है, तो आप कह सकते हो कि उनकी ऑफिशियल सरकार का माउथ पीस है यहाँ पे। अब अगर आप बात करो इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों की अगर आप एनालिसिस करते हो तो ये बात बिल्कुल सही है कि एकदम से ऐसा लगता है कि रिश्ते बहुत अच्छे हो गए और बाद में एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। 1950s में पंचशील के जब सिद्धांत आए, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाने लगे, तो लगा कि इंडिया चाइना बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को भरोसा ही नहीं हुआ कि चाइना ने हम पे ऊपर अटैक कर दिया। उस समय पे पैन एशियन सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप की बात होती थी, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि 1950s की इन अच्छे रिश्तों के बाद ऐसा कन्फ्रंटेशन हुआ और फाइनली जंग ही हो गई 1962 में। तो एकदम से अच्छे रिश्ते और फिर एकदम से जंग हो जाना, इसमें दलाई लामा और भी बहुत से फैक्टर्स आते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, 2018 में वुहान में एक इनफॉर्मल समिट हुई थी इंडिया के मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में, चाइना के। और ममालापुरम जो नाम की जगह है चेन्नई में, वहां पे भी एक इनफॉर्मल समिट हुई थी, जहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ममालापुरम में आए थे। तो बच्चे मास्क लगा के बैठे थे, काफी भव्य स्वागत किया गया था जी जिनपिंग का। तो कहीं ना कहीं इन दो इनफॉर्मल समिट्स के बाद ये लगा कि भाई लीडर टू लीडर कनेक्शन है, ये बड़ा तगड़ा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद आप देखोगे कि जो जबरदस्त अनडिस्टर्ब्ड पीस आया है, एक जो अभी आप देख लीजिए कि अप्रैल 2020 मई 2020 के चलते जो इनक्रोचमेंट शुरू हुआ चाइना की तरफ से इंडिया में, इससे क्या चीज क्लियर हुई, इससे ये चीज क्लियर हुई कि ये जो इनफॉर्मल समिट हुई थी ममालापुरम में, वुहान में, इनका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं था। तो हम ये देख रहे हैं कि समय समय पे एकदम से हाई एक्सपेक्टेशन होती है इंडिया चाइना के रिलेशंस में, और फिर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। और ये डिसअपॉइंटमेंट तय है, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस को अब तक देखा जाए तो एक लिमिट से ज्यादा ये भाईचारा वाला हिसाब यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो भाईचारे के अलावा, हाई एक्सपेक्टेशंस के अलावा हमें यहाँ करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे वी शुड परहैप्स सर्च फॉर अ न्यू इक्विलिब्रियम विद चाइना। और इस न्यू इक्विलिब्रियम विद चाइना में हमको मॉडेस्ट गोल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। हार्ड टॉक करनी है ताकि सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस किया जा सके। ओके, लॉफ्टी गोल्स ऑफ पार्टनरशिप पे जाने सही नहीं है। देखिए, लॉफ्टी गोल ऑफ पार्टनरशिप आप चाइना के साथ नहीं कर पाओगे। चाइना हमेशा से इंडिया को एक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है। आगे आने वाले 20 से 25 30 40 सालों में अगर चाइना को साथ कोई कम्पीट कर सकता है तो यूएसए के अलावा केवल इंडिया है। चाइना इस बात को जानता है, तो कहीं ना कहीं चाइना इंडिया को पुशबैक करेगा। एक लिमिट से ज्यादा पार्टनरशिप चाइना इंडिया के साथ नहीं करने वाला है, उसकी उम्मीद रखनी भी बेकार है। तो हम उम्मीद किस चीज से रखें, उम्मीद रखें मॉडेस्ट गोल्स की, उम्मीद रखें सेल्फ इंटरेस्ट की। प्रैक्टिकल मॉडेस्ट गोल्स, प्रैक्टिकल बायलेटरल गोल्स शुड बी द नॉर्म हियर, ना कि आप बहुत ज्यादा लॉफ्टी आइडियल सोच रहे हो कि हाँ भाई दोस्ती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, उस सबका कोई फायदा है नहीं।
उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, अभी जो रिसेंट डायलॉग हुआ, द शेयर्ड व्यू was that key to arriving at this new, more realistic state of relations will be managing three issues. अभी जो रिसेंटली डायलॉग हुआ है वहां पे ये व्यू शेयर किया गया कि इन तीन, मतलब इंडिया और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं इनको सही करने के लिए तीन इश्यूज पे मेजरली फोकस करना पड़ेगा। पहला इशू है बाउंड्री क्वेश्चन पे, दूसरा इशू है ट्रेड पे, तीसरा इशू है इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स ऑफ द टू वे रिलेशन। तो मतलब इंडिया चाइना के रिलेशंस में जो पहली चीज के ऊपर बातचीत करनी है वो है बाउंड्री का सवाल, दूसरी चीज है ट्रेड, और तीसरी चीज है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स, मतलब इंडिया की जो ग्रुपिंग्स है और चाइना की जो ग्रुपिंग्स है वो इंडिया और चाइना के बायलेटरल रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट डाल रही हैं इस पे। तो इन तीन फ्रंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, और अगर इन तीन फ्रंट्स पे अगर हम लोग कुछ अच्छी चीजें कर पाते हैं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करो, 10 महीने बीत चुके हैं गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। आप देखोगे 1967 के बाद ये वर्स्ट वायलेंस हुआ है बॉर्डर पे। उसके बाद भी गलवान वैली के इंसिडेंट के 10 महीने बीत चुके हैं, अभी भी पूरी तरीके से डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। जब अभी रिसेंटली पैंगोंग सो के नॉर्थ बैंक पे और साउथ बैंक पे जब डी एस्केलेशन हुआ तो उसके बाद लगा, देखिए जब उस समय पे मैंने डी एस्केलेशन की वीडियो कवर भी की थी तो उस समय पे मीडिया में बहुत सारी ये बातें चल रही थी कि जैसे ही नॉर्थ और साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक पे डी एस्केलेशन हो जाएगा वैसे ही बाकी इलाके मतलब देपसांग पेंग्स प्लेन्स, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, वहां पे भी डी एस्केलेशन हो जाएगा। बट वहां पे डी एस्केलेशन अभी नहीं हुआ है। तो गलवान वैली में जो डी एस्केलेशन हुआ उसके बहुत बाद पैंगोंग सो के नॉर्थ और साउथ बैंक पे डी एस्केलेशन हुआ, और अभी भी गोगरा और हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में अभी भी स्टेलमेट बना हुआ है। और अगर आप बात करोगे तो रिसेंटली 9 अप्रैल की जो कॉर्प्स कमांडर्स की मीटिंग हुई इंडिया और चाइना के बीच में, वहां पे भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही चाइनीज साइड की तरफ से ऐसा कोई अप्रूवल आया कि हाँ भाई हम किसी भी प्रकार का अर्ली डिसएंगेजमेंट करेंगे। कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। ओके, फिर आगे बात की जाए, जब ये ट्रैक टू डायलॉग हुआ तो जो चाइना की तरफ से जो लोग आए थे बातचीत करने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन क्यों किया। उनकी तरफ से कोई भी ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आया है। उनका तो ये बोलना है कि भाई हम तो अपने इलाके में आ रहे हैं, तो मतलब हम सालों से अपने इलाके में नहीं थे, अब हम अपने इलाके में घुस रहे हैं, ये उनका ये कहना है। तो कहीं ना कहीं चाइना के जो एक्शंस थे उन्होंने उन एग्रीमेंट्स को तोड़ के रख दिया जिन्होंने डेकेड्स तक केयरफुली मैनेज पीस को यहाँ पे मेंटेन किया था। कुल मिला के उन्होंने इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश की जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से, और ऑब्वियस ही बात है ये चीज उनके अगेंस्ट बैकफायर कर गई। उनको भी ये बात पता चल गई एक लिमिट से ज्यादा घुसेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करो, बाउंड्री डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में ये बोला जा रहा है कि चाइना में जो अभी लीडरशिप है वो चाहती ही नहीं है कि बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है कि वो उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ रखा हो कि जब नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप आएगी वो बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। मतलब फ्रॉम द चाइनीज साइड देयर इज नो विलिंगनेस टू सॉल्व दिस बाउंड्री डिस्प्यूट। पहली बात तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री को लेके तो अभी भी डिस्प्यूट यहाँ पे रहने वाला है। कोई परमानेंट पीस बाउंड्री पे रहता नहीं है। अक्सर कर आप देखो कि इंक्रोचमेंट होते ही रहते हैं। इस बार का इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो तो क्या बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होगा तो दोनों कंट्रीज आपस में लड़ती रहेंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स तो 1950 से सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा समय आया है यहाँ पे पीस का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्लियर करना जरूरी है, जो कि इंडिया कहीं ना कहीं कर रहा है। पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो एक काम किया जा सकता है कि कुछ जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स कि कहाँ पे कौन सी आर्मी कितने समय तक पेट्रोलिंग करेगी, इन चीज को क्लैरिफाई करो और इस इश्यू को साइड रखो, क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट अभी के लिए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ट्रेड की बात की जाए तो बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में हमने देखा, जो तीन चीजें हमने बात की उसमें से बाउंड्री डिस्प्यूट को देखा कि वो अभी सॉल्व होना मुश्किल है। सेंसिटिव स्पॉट्स के बारे में बात करो, आगे बढ़ो। ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो भाई अगर आप देखिए, जब नई सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की तो उन्होंने चाइना के एंटरप्रेन्योर्स को काफी एंटरटेन किया। जब अलीबाबा के जैक मा या वॉन्डास के वोंग जियानलिन ये इंडिया आए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी इनसे मिलने के लिए आए। तो शुरुआत में इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे थे इकोनॉमिकली, ट्रेड रिस्पेक्ट में, और अब कहीं ना कहीं डीकपलिंग की बात हो रही है।
हालांकि अगर आप ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो 2020 में जिस साल ये बॉर्डर क्राइसिस हुई है, इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड था वो 87.6 बिलियन डॉलर्स का था, जिसमें से चाइना ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया 66.7 बिलियन डॉलर्स और इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया 20 बिलियन डॉलर्स। ऑब्वियसली बात है, हम चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और हम जो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादातर आयरन ओर्स हैं। मतलब हम उनकी रीबाउंडिंग इकोनॉमी में प्राइमरी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा सकें और उनके सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं वो हम अपने कंजम्पशन के लिए इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के उनकी जो सुपीरियर पावर है मैन्युफैक्चरिंग की, उसका हमें ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं 2020 की बॉर्डर क्राइसिस में कितनी भी आप डीकपलिंग की बात कर लो, इकोनॉमिक सेग्रीगेशन की बात कर लो, वो एक प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमें उनके टेक्नोलॉजी की, हमें उनकी आप कह सकते हो बनाई हुई चीज़ों की ज़रूरत नज़र आ रही है। खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि चाइना के साथ इकोनॉमिकली अपने आप को डीकपल कर पाना, सेग्रीगेट कर पाना, ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी भी देखा जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया का जो बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है आईपीएल, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी वीवो। जब हमारे देश के जवान वहां पे शहीद हो रहे थे उस समय पे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात की गई थी और अब उनका ही एक मोबाइल ब्रांड आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। तो हालात कितने खराब हैं आप समझ सकते हैं। और हमारे देश के लोगों की भी कोई गलती नहीं है भाई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ही जीरो है। तो इंडिया की ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो 20-25 हज़ार रुपए में चाइना जैसे, या 15 या 10-12 हज़ार रुपए में चाइना जैसे मोबाइल फोन्स दे पाए। तो देशभक्ति भी कुछ लोगों की थोड़े समय तक ही रहती है, बाद में उनको लगता है कि सस्ते मोबाइल चाइना की खरीद लो, किया जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि चाइना के साथ इकोनॉमिक सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है? करने की जरूरत ये है कि भाई इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आप एरियाज को सेग्रीगेट करो कि कहाँ पे इकोनॉमिक एंगेजमेंट रखना है, कहाँ नहीं रखना है। तो 5G के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में चाइना के साथ एक लिमिट से ज़्यादा इंटरफेरेंस रखना सही नहीं है। अगर हम सारे के सारे 5G इक्विपमेंट्स चाइना से खरीद लेंगे तो कल की डेट में आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर एट द सेम टाइम रेन्यूएबल सेक्टर की बात की जाए तो सोलर पावर में, विंड पावर में चाइना के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। तो उस सेक्टर में हमारा चाइना के साथ जो आप कह सकते हो ट्रेड है वो ज़रूरी है। तो ट्रेड की बात यहाँ पे करी। फिर तीसरी बात है भाई कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे चाइना की तरफ से एक व्यू पॉइंट आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ये प्रॉब्लमेटिक है। चाइना लगातार ये बोलता रहता है कि ये मिनी या फिर एशियन नाटो बना रहे हैं क्वाड के फॉर्म में। तो क्वाड से चाइना को सीधे सीधे प्रॉब्लम है। अगर आप इंडिया की बात करो तो चाइना जिस प्रकार से इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड में पार्टनरशिप्स कर रहा है, वो मालदीव्स में उसका इंटरफेरेंस है, बांग्लादेश का इंटरफेरेंस है, श्रीलंका में इंटरफेरेंस है। तो इससे ये बात साफ साफ पता चल रही है कि इंडिया को एक प्रकार से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी इंगेजमेंट्स है इंडिया और चाइना के, वो कहीं ना कहीं हम दोनों की आप कह सकते हो बायलैटरल रिलेशंस पे प्रॉब्लम उठा रहे हैं और ये आगे आने वाले समय में भी प्रॉब्लम उठाने वाले हैं। इसमें आप कितने भी अच्छी तरीके से चीज़ों को करना चाहो, आप ठीक नहीं कर सकते। जो बेटर यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि ब्रिक्स में इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे। हालांकि जो रिसेंटली गलवान में हुआ है, म्यूचुअल ट्रस्ट बन पाना काफ़ी मुश्किल है। चाइना की तरफ से धोखाधड़ी कभी भी हो सकती है और उस धोखाधड़ी के लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए। ये एक सिंपल व्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है किसकी? ट्विन ट्रबल्स की। ट्विन ट्रबल्स में एक्चुअली में बात हो रही है इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन परचेजिंग पावर ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में? रिसेंटली लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा रिलीज हुआ है रिटेल प्राइसेस का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मंडे को। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग थोड़े परेशान हैं, इकोनॉमिस्ट थोड़े से परेशान हैं, आरबीआई के ऑफिशियल थोड़े से परेशान हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी थोड़ी सी परेशान होगी कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट कर रहा है और जो फैक्ट्रीज का आउटपुट है वो कम हो रहा है। तो फैक्ट्रीज, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन सीधे सीधे बढ़ रहा है। अगर आप मार्च के इन्फ्लेशन की बात करिए तो 4 मंथ हाई पे पहुंच चुका है मार्च का इन्फ्लेशन 5.52%। अभी आरबीआई की जो टारगेटिंग है 4 ± 2% की, यानी 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, उसमें तो है मार्च में 5.52%, बट फिर भी 4% को ऑप्टिमम माना जाता है।
4% से ऊपर जाएगा इन्फ्लेशन तो कहीं ना कहीं टेंशन होती है, और 6% के तो काफी पास है ये 5.52%। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम आप देखो तो जो हमारी फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नीचे जा रहा है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए क्या बोला जा रहा है। The NSO's quick estimates of the index of industrial production for February shows output, including at mines, the manufacturing sector and electricity generation sank 3.6%। अगर आप बात करो तो माइंस से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और इलेक्ट्रिसिटी से, अगर इन सेक्टर्स की बात की जाए तो जनवरी में 0.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, फरवरी में 3.6% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई जनवरी फरवरी लगातार जो कॉन्ट्रैक्शन है इन इंडस्ट्रीज का, मतलब ये इंडस्ट्रीज जितना प्रोड्यूस कर रही है वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब कि हम ये समझ रहे हैं कि वॉट एवर प्रोडक्शन इज कमिंग आउट ऑफ आवर फैक्ट्रीज दैट इज डिक्रीजिंग। एट द सेम टाइम जो चीज प्रोड्यूस होकर मार्केट में बुक रही है इसके जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बताए गए हैं फूड के, फ्यूल के, वो लगातार ज्यादा बताए गए। पल्सेस हो, चाहे एडिबल ऑयल्स हो, चाहे की किचन स्टेपल्स हो, चाहे वाइटल न्यूट्रिशनल सोर्सेस हो, प्रोटीन्स के, फैट्स के, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरबीआई इससे परेशान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फरवरी में पल्सेस में इन्फ्लेशन था 12.5% का, वो इन्फ्लेशन मार्च में 13.3% पे पहुंच चुका है। ऑयल और फैट्स की बात की जाए तो ऑयल और फैट्स में इन्फ्लेशन 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। 400 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 4%। तो ऑयल्स और फैट्स में इन्फ्लेशन बढ़ के 24.9% पे पहुंच चुका है। अब यहां पे आरबीआई ने लास्ट मंथ और इस मंथ भी ये बोला है कि देखिए राबी हार्वेस्ट जब आएगा, राबी मतलब कि हमारी विंटर क्रॉप जो अक्टूबर नवंबर के समय पे सो की जाती है और मार्च अप्रैल के समय पे हार्वेस्ट की जाती है, तो जब राबी हार्वेस्ट मार्केट में बिकने के लिए आएगी, प्लस यहाँ पे सरकार फूड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पॉलिसी को भी यहाँ पे लिबरलाइज कर रहा है, तो ज्यादा जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उससे सप्लाई ऑगमेंट होगी, जिससे पल्सेस के दाम यहाँ पे मॉडरेट हो जाएंगे। ऐसा आरबीआई का बोलना है, कुछ हद तक सरकार भी यही बोल रही है। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स और इंपोर्ट के चलते किस हद तक प्राइसेस स्टेबलाइज करते हैं ये तब पता चलेगा जब अप्रैल के ये इन्फ्लेशन के फिगर सामने निकल के आए हैं। अभी के लिए जो इन्फ्लेशन के फिगर सामने निकल के आ रही है अच्छी पिक्चर पेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल और फैट्स में 4% का इन्फ्लेशन बढ़ा है, पल्सेस में इन्फ्लेशन 13.3% पे पहुंच चुका है। एडिबल ऑयल्स की बात की जाए तो एडिबल ऑयल्स पे आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है सरकार से कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज को थोड़ी कम करेगा, फिर सरकार कुछ इंसेंटिव्स देगा डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी के लिए, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन एडिबल ऑयल्स का ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो। फिर आप बात करो मीट और फिश और एग्स, यहां पे भी डबल डिजिट इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में। और अगर आप फूड और बेवरेजेस सेक्टर की बात करिए तो फूड और बेवरेजेस सेक्टर में इन्फ्लेशन 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% से बढ़ के 5.24% पे पहुंच चुका है। मतलब ज्यादातर सेक्टर्स में यहाँ पे हालात हमें खराब ही लग रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करिए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 12.6% पे पहुंच चुका है। अगर आप बात करो तो इस महीने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम नहीं बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि भैया 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस थे, लेकिन उसके बाद भी जो पेट्रोलियम सेक्टर है कहीं ना कहीं इसमें, या फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर है, कहीं ना कहीं इसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। क्यों स्लो डाउन देखने को मिला है? क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम के दाम बहुत ज्यादा हो गए। ऑब्वियस सी बात है इस महीने असेंबली इलेक्शंस के चलते दाम नहीं बढ़े हैं, बट पुराने जो इंक्रीजेस हैं पेट्रोलियम डीजल के दाम के ऊपर वही कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। द मोस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन is that the freight and urban transport sectors saw a lagged pass through of the preceding months steep increases in automobile fuel costs। पिछले कुछ महीनों में जो ऑटोमोबाइल की फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है और ये केवल टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ी है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़े हैं। तो उसके चलते ऑब्वियस सी बात है जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, तो हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर्स में कुछ ना कुछ स्लो डाउन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे सरकार से ये बहुत सीरियसली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ हद तक अपने इन टैक्सेस को कम करेंगी, इन फ्यूल टैक्सेस को कम करेंगी, ताकि फाइनली जो पेट्रोलियम पहुंच रहा है लोगों के पास वो थोड़ा कम दाम पे पहुंचे। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, आरबीआई का ये बोलना है कि सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर आता है ना, जो फर्स्ट क्वार्टर है आपका किसका, 2021-2022 का, यहां पे जो इन्फ्लेशन का एवरेज देखने को मिलेगा वो 5.2% देखने को मिलेगा।
लेकिन आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी हैं। वो इफ्स एंड बट्स क्या हैं, इनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप देखो तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा अगर देखा जाए, ये इन्फ्लेशन के डाटा की बात हो रही, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा देखोगे तो माइनिंग से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्शन गियर का प्रोडक्शन होता है, जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन होता है, ये सब फरवरी में कहीं ना कहीं कम हुआ है। मार्च का डाटा आना बाकी है, बट जो अभी के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि मार्च में भी ये कम होगा ही होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो कोविड 19 के इन्फेक्शन अभी बहुत तेजी से बढ़े हैं। जैसे तैसे नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, थोड़ी बहुत इकोनॉमी सही हो रही थी, लेकिन अब चूंकि कोविड 19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो लोकल कंटेनमेंट मेजर्स यहाँ पे बहुत सारे लगा दिए हैं राज्य की सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना, काफी मुश्किल निकल के आ रहे हैं, और पॉलिसी मेकर्स के सामने बहुत सी टफ चॉइसेस हैं कि किस प्रकार से डिमांड को वापस बढ़ाया जाए। ओके, तो इन्फ्लेशन को यहां पे कंट्रोल रख पाना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आईआईपी का डाटा ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन हो रहा है कम, रिटेल इन्फ्लेशन जा रहा है ऊपर, और इसको ऑगमेंट करने के लिए कोरोना के जो इन्फेक्शंस हैं और जो एसोसिएटेड लॉकडाउन है वो हमारे सामने खड़े ही हैं, वो हम देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो और खराब हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी कितने खराब होंगे वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज। मास वैक्सीनेशन अहेड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया है। डिसीजन क्या है कि भाई जो सीबीएसई क्लास 12 के पब्लिक एग्जामिनेशन है और जो क्लास 10th के एग्जामिनेशन है, इनको कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया जाएगा, पुट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कोविड 19 की सेकेंड वेव के चलते बच्चे टेंशन में थे, एग्जाम होंगे नहीं होंगे। उसके बाद पेरेंट्स भी उनके डरे हुए हैं कि भाई इतना कोरोना फैल रहा है, इस समय पे एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम्स का सीजन आपको पता ही है, स्कूलों में बहुत सी भीड़ रहती है, टीचर्स रहते हैं, इन्विजिलेटर्स रहते हैं, इतने सारे बच्चे रहते हैं, तो ऐसे समय पे एग्जाम होगा तो कोरोना फैलने का डर है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि क्लास 12 के पब्लिक एग्जामिनेशन और क्लास 10th के एग्जामिनेशन को यहाँ पे रोक दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड कोविड 19 वेव जब खत्म होगी तब ये चीजें करी जाएंगी। अगर आप बात करो कि इस बार का जो कोरोना का सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आया है वो फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन से ज्यादा कैसे खतरनाक है। फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन में यंग पीपल उतना इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, जो हायर एज ब्रैकेट में लोग थे वो ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे। सेकेंड वेव ऑफ करीना में यंग पीपल ज्यादा इन्फेक्ट होते नजर आ रहे हैं। जो 15 साल के आसपास के बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी बताई जाती है, वो भी यहाँ पे इन्फेक्ट होते नजर आ रहे हैं। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो बच्चे हैं वो जो ये प्रॉपर ग्रुप है 15 ईयर्स का, 15 से 20 साल का जो ग्रुप है, इसको हार्म के वे से सेंटर दूर रखना चाहता है। रीजन बीइंग, स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स में बच्चे आते हैं, आपस में एक दोस्तों से मिलते हैं, हैंडशेक्स होते हैं, गले वगैरह लगते हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि ये बच्चे जब अपने घर में जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, अपने नाना नानी दादा दादी से मिलेंगे, तो वो बूढ़ा तबका जो कहीं ना कहीं अपने आप को अब तक बचा के बैठा था वो भी इन बच्चों के चलते चपेट में आ जाएगा। इन बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हो सकता है ये बच जाए, लेकिन वो बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है, इस तबके को बचा पाना जरूरी है। तो सेंटर ने तो अपनी तरफ से स्टेप लिया है, यहाँ पे अब राज्य की सरकारों के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ राज्य की सरकारें ऐसी हैं जो अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही हैं, जिसको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब की क्राइसिस कोरोना वायरस की बढ़ रही है, एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। यहां पे बात की जा रही है केरला की। केरला ने अपने पहले जो एसएसएलसी और हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन थे इनको पोस्टपोन कर दिया था स्टेट इलेक्शन के चलते। केरला में स्टेट इलेक्शन 6 अप्रैल से 2 मई है, जितना मुझे याद आ रहा है। अभी क्या हुआ है कि 8 अप्रैल को पहला एग्जाम वहां पे शुरू हो रहा है। इलेक्शंस तो वहां पे कई सारे फेज में हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे जिन जिन जगहों पे इलेक्शंस होते जा रहे हैं वहां वहां पे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो पहले एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया और जैसे ही कुछ फेजेस के इलेक्शंस हो गए केरला में, एग्जाम्स फिर से शुरू करा दिए गए। अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस समय पे एग्जाम्स ना कंडक्ट कराना ही सही है, ऐसा इस आर्टिकल का ऑथर बोल रहा है। तमिलनाडु में भी रिसेंटली एक असेंबली फेल हुआ था, ओके, और तमिलनाडु ने भी अपने जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उनको मई में शेड्यूल कर रखा है। तो तमिलनाडु की सरकार को भी यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करने चाहिए। अभी के लिए जो तमिलनाडु का शेड्यूल है वो मई में है। इस समय पे स्टेट गवर्नमेंट्स को एग्जाम्स कंडक्ट करने के अलावा
फोकस करना चाहिए ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट, फिर जो अवेलेबल वैक्सीन है उनको प्रयोग करना, और जो नई वैक्सीन इन द पाइपलाइन है उनको एफिशिएंसी को देख के, उनकी ट्रायल्स को देख के कहीं ना कहीं उनको इंप्लीमेंट करना। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सरकार को वैक्सीनेशन पे, नई वैक्सीन पे फोकस डालना चाहिए, ना कि एग्जाम कंडक्ट करवाने पे, क्योंकि इस समय पे जो हेल्थ है वो पब्लिक इमरजेंसी के ऊपर टिकी हुई है। मतलब जो हेल्थ एस्पेक्ट है आप कह सकते हो वो एक इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में हमारे सामने आ रहा है, और उसको टैकल करना पहले ज्यादा जरूरी है, ना कि एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाना। ये बात सही है कि 1 साल हो चुका है कोरोना पैंडेमिक को, काफी सारा पैंडेमिक फैटीग है, पहले एग्जामिनेशन का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में आप एग्जाम कंडक्ट करवाने लगो, दैट विल बी एक्चुअली वेरी डेंजरस। फिर यहाँ पे एक बात की जा रही है, जब वैक्सीनेशन की बात आ रही है तो राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकारों के ऊपर फोकस डालना चाहिए कि भाई अब ऑल एज ग्रुप्स का आप वैक्सीनेशन करो। मतलब कि अभी तक के लिए क्या है कि पहले ये बोला गया कि एज वाइज, मतलब अभी के लिए जो आप चलते हैं नॉर्म्स चल रहे हैं कि 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, बीमारी हो चाहे ना हो, और 45 साल से जो कम के लोग हैं उनको अगर कोई बीमारी है तो वैक्सीनेशन मिलेगी। सारे एज ग्रुप्स का यहाँ पे वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी सारे ग्रुप्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में एक और आर्टिकल मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन के बाद जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं वैक्सीनेशन की वजह से, उनकी प्रॉपर आप कह सकते हो डाटाबेस अवेलेबल नहीं है, उन डेथ्स को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। तो एक ही चीज के दो वर्जन हैं। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि वैक्सीनेशन सारे एज ग्रुप्स का करो, और इसकी जस्ट एक बात आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा कि ऑथर बोल रहा है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से वैक्सीन के डॉक्यूमेंटेशन करो इस बात का कि इस वैक्सीन के बाद कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये भी दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इस आर्टिकल में ऑथर ये बोल रहा है कि वैक्सीनेशन रोल आउट की एफिशिएंसी को मेंटेन करो, सारे एज ग्रुप्स को वैक्सीनेशन दो ताकि जल्दी से जल्दी इम्यूनिटी आ सके। यहां पे बात की जा रही है यूएसए की, यूएसए के एग्जांपल को कोट किया जा रहा है। यूएसए में क्या हो रहा है कि यूएसए अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के टारगेट से चल रहा है। अगर आप बात करो तो उनका ये टारगेट है कि 16 साल से सारे ज्यादा के जितने भी लोग होंगे सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। फिर जो वहाँ की यूनिवर्सिटी लीडर्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी में कैंपस बेस्ड पढ़ाई तब शुरू होगी जब वैक्सीनेशन सबको मिल चुकी होगी। यहाँ पे जो स्कूल गोअर्स हैं उनको वैक्सीन देने की बात की जा रही है, और जो फाइजर नाम की कंपनी है जिसकी वैक्सीन को कहीं ना कहीं यूएस में अप्रूवल मिला है, ये फाइजर बायो एंड टेक मिल के यूएस में जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ट्रायल्स कंडक्ट करवा रहे हैं, और एक बार अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वहां पे बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकती है। 12 से 15 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं फाइजर वैक्सीन के, और अगर इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाता है तो इन बच्चों को भी वहां पे वैक्सीन दी जाएगी। ओके, तो कुल मिला के अगर आप बात करो तो यूएस का सीधी सीधी बात यह है कि फाइजर वैक्सीन प्लस कुछ और वैक्सीन वहां पे फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल पे हैं। अगर इन वैक्सीन को फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल मिल जाता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नॉर्म्स मिल जाता है, तो अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट कर ही रहे हैं, साथ साथ यंग पॉपुलेशन को भी वो बहुत तेजी से वैक्सीनेट करेंगे। तो कुल मिला के उन्होंने अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को जितनी तेजी से टेकअप किया है, उतनी तेजी से वैक्सीनेशन प्रोसेस इंडिया में भी टेकअप होना चाहिए। इंडिया की जो सरकार है वो भी जनरल पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन पे ध्यान दे। सिर्फ ये बोल देना कि 45 साल से ज्यादा के लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे, ये एक सही स्टेप नहीं है। ये बात भी यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट निकल के आता है, और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट निकल के आता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, द सीक्रेसी अराउंड डेथ्स आफ्टर वैक्सीनेशन। यहां पे क्या बात कही जा रही है, यहां पे ये बोली जा रही है कि कोविशील्ड की वैक्सीन को जब इंडिया में दिया गया लोगों को, उसके बाद कितने लोगों की डेथ हुई, इसके डाटा की प्रॉपर रिपोर्टिंग यहां पे नहीं हो रही है। ट्रांसपेरेंसी ऑन एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन अलोन कैन गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। मतलब कि अगर आपने किसी को वैक्सीन दी और उसके बाद उस वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट आया, इसके बारे में अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर दोगे तो लोगों के अंदर इस चीज को लेके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4 सक्सेसिव लॉकडाउन लग चुके हैं, कोरोना के केसेस और डेथ्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। टिल सितंबर तक तो ये बढ़ी थी, उसके बाद ये कम हुई और अब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। 16 जनवरी 2021 को 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया था, और अभी के लिए 45 साल से ज्यादा के जो भी लोग हैं वो इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। 45 साल से कम के हो आप, तो आपको कोई बीमारी होनी चाहिए तो ही आपको ये वैक्सीन मिलेगी। अब तक पूरे देश में 100 मिलियन डोजेस से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा डोजेस को एडमिनिस्टर किया जा चुका है। ये 10 करोड़ लोग नहीं है, ये 10 करोड़ डोजेस हैं।
एक आदमी को 2 डोज लगती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए तो 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिली है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों को 2 डोजेस मिल चुकी हैं, कुछ लोगों को 1 ही डोज मिली है। धीरे धीरे वैक्सीनेशन का शेड्यूल चल रहा है। बात यहाँ पे ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइगेंटिक है। देश में 140 करोड़ लोग हैं और अभी आपने केवल 10 करोड़ डोजेस दी हैं। अगर देश के सारे लोगों को डोजेस देने की बात करो तो आपको 280 करोड़ डोजेस देने हैं। जनवरी से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, अप्रैल के मिडिल में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब तक 10 करोड़ डोजेस ही दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैक्सीनेशन करने की। बट उसके साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस बात को लोगों को बताने की कि ये जो वैक्सीन लोगों को दी जा रही है इसके क्या कोई अनइंटेंडेड हार्म है, इसका क्या कोई कोलैटरल डैमेज है। और इस चीज को एसेस करने के लिए कमिटीज बनाई गई हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, जो कि ये मॉनिटर करेंगी एईएफआई। एईएफआई क्या होता है? एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बाद आपकी बॉडी पे क्या एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई है। और डब्ल्यूएचओ द्वारा स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म भी हैं जो इस बात को मॉनिटर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई अगर कोई अनइंटेंडेड इवेंट हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद तो उसको किस प्रकार से टैकल करना है। जो एक देश के लोग होते हैं वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर वैक्सीन इंड्यूस्ड हार्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार लोगों को ये इंफॉर्मेशन देगी कि भाई इस वैक्सीन से ये हार्म हो रहा है। एंड ऑफ मार्च तक बात की जाए तो जितने भी वैक्सीनेशन हुए थे उसके चलते 616 सीरियस और सीवियर एडवर्स इवेंट्स को नोटिस किया गया। इन 617 में से 180 लोगों की मौत हुई है। समझिए आप बात को यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा बोला गया कि इन 617 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मिली, इनको सीवियर और सीरियस एडवर्स इवेंट्स हुए, इनमें से 180 लोगों की मौत हो गई। अब क्या ये 180 लोगों की मौत कोविड-19 की वैक्सीन पे हुई? इस बात का कोई क्लियर कट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। जब सरकारी अथॉरिटी से पूछा गया तो एक जनरल सा जवाब दे दिया गया, देयर इज नो लिंक टू वैक्सीनेशन। सरकार ने जवाब दे दिया देयर इज नो लिंक टू वैक्सीनेशन। लेकिन इस जवाब को देने से पहले क्या सरकार ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी? क्या पूरी जांच पड़ताल करी? क्या सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हुई? और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इंक्लूडेड होता है। ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। सरकार ने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया कि वैक्सीनेशन का इन मौतों से कोई लेना देना नहीं है। प्लस जितनी डेथ्स हुई हैं उनमें से केवल 15 डेथ्स की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे ये तक नहीं पता है देश की पब्लिक को कि वैक्सीनेशन कब दिया गया और उस पर्टिकुलर इंसान की मृत्यु कब हुई। बहुत सारी मृत्यु को यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया है। अब वैक्सीनेशन के बाद इंसान की मौत कब हुई, इसके टाइमलाइन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये सरकार की तरफ से यहाँ पे नहीं किया गया है। दैट इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम। अब इसी एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसकी वजह से जो मौतें हो रही वो हो क्यों रही हैं, या फिर आप कह लीजिए मौत तो नहीं बोलना चाहिए। एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड की वैक्सीन है उससे आप कह सकते हो कि साइड इफेक्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया भर में, केवल इंडिया में नहीं, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की वैक्सीन की वजह से कार्डियक अरेस्ट, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। जर्मनी में और नॉर्वे में कुछ डेथ्स देखने को मिली ड्यू टू क्लॉट्स एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। किसकी वजह से? एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से। और उसके चलते आयरलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जैसी कंट्रीज ने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को ही बैन कर दिया वहां पे। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में डॉक्टर एनके अरोड़ा ये एडवाइजर हैं नेशनल एईएफआई कमेटी के। ये कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। इन्होंने क्या बोला? In 38 out of 71 postmortem reports received so far, a causal link to the vaccine has not been established। मतलब कि 71 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में से 38 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बोला जा सकता है कि इन लोगों की मौत का कोविशील्ड की वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर एन के अरोड़ा की बात मानते हो तो इससे ये बात निकल के आती है कि अगर आप उन लोगों को वैक्सीन ना भी देते तो भी उनको स्ट्रोक आता और उनकी मौत होती। इसका यही मतलब निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारे डॉक्टर एन के अरोड़ा साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, जो भी हमारी एईएफआई की कमेटी बोल रही है, ये कमेटी जो कुछ भी बोल रही है वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं बोल रही है। ये कोइंसिडेंस की बेसिस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि उस पर्टिकुलर वैक्सीन की वजह से मृत्यु हुई या नहीं हुई, ये बात आप तभी पता कर सकते हो जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे टिश्यूज का ऑटोप्सी के बाद।
और इन टिश्यूज के एग्जामिनेशन के बाद ही आप ये पता कर सकते हो कि क्या कोई डिफ्यूज्ड थ्रोम्बोलिक फिनोमिना हुआ था जिसकी वजह से हार्ट, लंग्स, ब्रेन किसी को कोई प्रॉब्लम आई। क्योंकि जब आपको एक सिंपल हार्ट अटैक आता है तो एक या कपल ऑफ क्लॉट्स की वजह से आता है, लेकिन इस प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं वो आपके टिश्यूज के अंदर घुस के कुछ थ्रोम्बोलिक टाइप का फिनोमिना करते हैं। ये मेडिकल टर्म है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के कोविशील्ड की वैक्सीन की वजह से वो हार्ट अटैक आपको आया, वो क्लॉट्स आपको आए, वो थ्रोम्बोलिक फिनोमिना हुआ कि नहीं हुआ, ये आप तभी कर सकते हो जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करो टिश्यूज का ऑटोप्सी के बाद। लेकिन ये हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की कोई भी क्लैरिटी देश के लोगों को नहीं दी गई है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट उठ के आ रहा है, ये बोला जा रहा है कि कोरोना की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो जब इतने सारे लोग मर रहे हैं तो वैक्सीन से कुछ लोग बच रहे हैं, कुछ लोग मर गए, तो क्या हुआ। अब यहाँ पे बात है सही गलत की। हमारे देश में डेली के बेसिस पे हजारों की तादाद में लोग मरते हैं इलनेस में, एक्सीडेंट में। अब उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन जब भी तीर्थ यात्रा जाते वक्त या कहीं और जाते वक्त कोई बस गिर जाती है, उसमें 20 लोगों की मौत हो जाती है, 30 लोगों की मौत हो जाती है, अक्सर कर ऐसी न्यूज आती रहती है, तो वहां उस इवेंट की रिपोर्टिंग होती है। तो जब हजारों की तादाद में लोग बीमारी और एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं, तो इस एक्सीडेंट की, बस एक्सीडेंट की रिपोर्ट करने की आपको क्या जरूरत है। सिमिलरली अगर आप यूरोप या यूके की बात करो तो वहां पे 20 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिली, लेकिन उस 20 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिलने के बाद 9 लोगों की डेथ हो गई। तो इन 9 लोगों की डेथ की रिपोर्टिंग क्या जरूरत है, वैक्सीनेशन तो 2 करोड़ लोगों को मिली है। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है ये वो डेथ्स हैं जो कि प्रिवेंटेबल थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो प्रिवेंटेबल डेथ्स अगर किसी वैक्सीन की वजह से हो जाती हैं तो वहां पे रिपोर्टिंग जरूरी हो जाती है, वहां पे उस चीज के बारे में लोगों को बताना जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहां पे इन वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट्स के चलते डेथ हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की बात की जाए, ठीक है ना, तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कुछ समय के लिए एस्ट्राजेनेका की इस कोविशील्ड वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को बंद किया। बाद में इन्होंने कहीं ना कहीं एस्ट्राजेनेका को फिर से अप्रूवल दे दिया। लेकिन बाद में जब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल दिया, तो भाई कहीं ना कहीं दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर, और अगर आप बात करोगे एमर कुक जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की, उन्होंने इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील की। एक्चुअली में जब ईएमए ने अप्रूवल दिया दोबारा, एक बार एस्ट्राजेनेका के एडमिनिस्ट्रेशन को बंद किया गया, फिर से अप्रूवल दिया गया, तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने बोला कि यह बात बिल्कुल सही है कि एस्ट्राजेनेका के चलते कुछ ना कुछ क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, थ्रोम्बोलिक फिनोमेना देखे गए, बट कोविड-19 के चलते जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में इस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ करना चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के एमर कुक और भी बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हो मेडिकल फील्ड के दिग्गज हैं, उन्होंने बोला है कि while we recognize that these occurrences might every one of them have been unfortunate coincidences, we are concerned that there has been and there continues to be inadequate scrutiny of the possible causes of illness or death under these circumstances, and especially so in the absence of post-mortem examination। कुल मिला के यहाँ पे देखिए बहस क्या हो रही है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड के ऊपर इल्जाम लग रहे थे कि भाई इसकी वजह से डेथ्स हो रही, उसके बाद भी कोविशील्ड को फिर से अप्रूवल दे दिया। इस अप्रूवल के अगेंस्ट दुनिया भर में और खासकर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के भी कुछ आला अफसर क्या बोलने लगे कि ये सही नहीं है। भले ही प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, भले ही हम पूरी तरीके से इस बात को डिड्यूस नहीं कर पाए हैं कि कोविशील्ड की वजह से ये डेथ हो रही है या नहीं हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमें इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करें प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद। आधी स्क्रूटनी से वैक्सीन अप्रूवल ठीक नहीं है। इन डेथ्स के प्रॉपर कॉजेस को पता किए बिना इन वैक्सीन को अप्रूवल दे देना सही नहीं है, बट यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया और उसको देखा देखी इंडिया ने भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल आपके रीजंस दिए गए हैं, प्लेटलेट काउंट, डी डाइमर्स, ठीक है, इस्केमिक लेजियंस, इस प्रकार की बहुत सी इंफॉर्मेशन बता के इस बात को प्रूव करने की कोशिश की गई है कि ये जो कोविशील्ड की वैक्सीन है ये डेथ से रिलेटेड हो सकती है। अभी एक्चुअली में वो रिलेटेड है या नहीं है, डब्ल्यूएचओ की बात करो, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की बात करो, इंडिया के डीसीजीआई की बात करो, तो हमने तो अप्रूवल दे दिया है कोविशील्ड को, तो मतलब कोविशील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत से ऐसे हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि कोविशील्ड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन डेथ्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वैक्सीन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इट्स टाइम टू इनैक्ट अ सिरास एक्ट। इसका क्या सीन है, ये सिराज साहब कौन थे, इसके रिस्पेक्ट में मैंने अभी आपको शुरुआत में वीडियो में बताया कि अलीगढ़ नाम की एक मूवी है 2015 की, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव की, जाके उसको देखिए। ठीक है, अगर आप बात करो
क्या बोला जा रहा है? A law to accord an ex post facto pardon to those who were convicted under section 377 of the Indian Penal Code would do poetic justice to LGBTQ community and Professor रामचंद्र सिराज। एक्स पोस्ट फैक्टो पॉर्डन क्या है? देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ केस नहीं चला सकते, लीगल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से पहले बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट ऑलरेडी सेक्शन 377 में प्रोसीडिंग चला दी गई थी। तो अब ये बोला जा रहा है कि एक नया नियम कानून लाके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने से पहले जिन लोगों के ऊपर 377 के अंदर इल्जाम लगा दिया गया था उनको माफ कर दो। और अगर आप ऐसा कर देते हो तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के फेवर में काम करोगे और प्रोफेसर रामचंद्र सिराज के फेवर में काम करोगे। प्रोफेसर रामचंद्र सिराज जी की बात की जाए तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है एलजीबीटी कम्युनिटी का जिनके खिलाफ इंडिया में अत्याचार हुए हैं। ये प्रोफेसर थे, काफी पढ़े लिखे आदमी थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। 2010 की एक रात को दो लोग सिराज के घर में घुसे और इन्होंने मिस्टर सिराज को कंसेंशुअल सेक्स करते हुए देख लिया एक दूसरे मैन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि उस समय पे सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो इनके खिलाफ केस चलाया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनको ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इनके ऊपर एक मूवी बनाई है हर्षल मेहता ने, अलीगढ़ 2015। वहां पे किस प्रकार से मिस्टर सिराज को परेशान किया गया ये भी दिखाया गया है। हालांकि बाद में मिस्टर सिराज ने हार नहीं मानी, पढ़े लिखे इंसान थे, टैलेंटेड इंसान थे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने अपना केस लड़ा और इन्होंने अपनी नौकरी वापस ली। लेकिन 7 अप्रैल 2010 को इनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग थे उन्होंने मिस्टर सिराज को मार दिया। अब क्या हुआ एग्जैक्टली ये पता नहीं है। अब मिस्टर सिराज के जैसे एग्जाम्पल्स बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारे हैं। अगर आप बात करो ऑस्कर विल्डे की या एलन ट्यूरिंग की, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एंटी एलजीबीटीक्यू लॉज ने परेशान किया और बाद में जो लीगल आप कह सकते हो स्टैट्यूट है उसने इसकी माफी भी मांगी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो गे और लेस्बियन विक्टिम्स, ओके, नेशनल सोशलिज्म, जर्मनी में जो एक समय पे नेशनल सोशलिज्म की धारणा थी जिसके चलते गे और लेस्बियन विक्टिम्स को परेशान किया जाता था, उसको ऑनर करने के लिए, उन गो और लेस्बियन विक्टिम्स को ऑनर करने के लिए जर्मनी के कोलोन नाम के शहर में आज की डेट में एक मेमोरियल बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम ने एलन ट्यूरिंग लॉ पास किया था 2017 में, जिसके चलते यह बोला गया कि वो लोग जिनके ऊपर सेम सेक्स रिलेशनशिप के चलते इल्जाम लगे हैं वो एग्जाम ड्रॉप कर दिए जाएंगे, उनको एमनेस्टी दे दी जाएगी, उनको पार्डन दे दिया जाएगा। आप सोचोगे एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोडेड मैसेजेस को ये इंटरसेप्ट करते थे। ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और उसके बाद भी इनको ग्रॉस इनडिसेंसी से चार्ज किया गया 1952 में। एलन ट्यूरिंग की मौत हो गई, लेकिन एलन ट्यूरिंग जो लॉ है उन्होंने कहीं ना कहीं पोस्थुमस पार्डन दिया एलन ट्यूरिंग को और इस बात को बोला कि एलन ट्यूरिंग को ऑनर करते साथ साथ हम इस लॉ को लेके आ रहे हैं और इस लॉ के चलते हम ये बोलते हैं कि जिन जिन लोगों के ऊपर भी एलजीबीटी लॉज लगाए गए थे, सेम सेक्स पार्टनरशिप के लॉज लगाए गए थे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, वो इल्जाम ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे। यानी यूके का एलन ट्यूरिंग लॉ ये बोलता है कि जिन लोगों को भी सेम सेक्स रिलेशनशिप के चलते, एलजीबीटी रिलेशनशिप के चलते प्रोसिक्यूट किया गया है, क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट चलाए गए हैं, वो क्रिमिनल केसेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे उनके ऊपर से। ये बात यहां पे बोली जा रही है। अगर आप बात करो आर राज राव की, उन्होंने क्रिमिनल लव क्यूर थ्योरी कल्चर एंड पॉलिटिक्स इंडिया में क्या लिखा हुआ? उन्होंने लिखा हुआ है कि होमोसेक्सुअलिटी नाम की जो चीज है, होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेम सेक्स, लड़के का लड़के से प्यार, लड़की का लड़की से प्यार। जो बाइसेक्सुअल, जो स्ट्रेट होता है, सॉरी, जो स्ट्रेट होता है उसको ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन आपके शरीर का मेकअप है, अगर आपको होमोसेक्सुअल हो तो आपको ये चीज अजीब नहीं लगेगी। तो इस होमोसेक्सुअलिटी नाम की चीज को 3 एजेंसीज के द्वारा बहुत डिसफेवर से देखा गया है। एक धर्म के द्वारा, तो धर्म में भाई इस चीज को बोलते हैं कि मना किया गया है। एक लॉ के द्वारा, एक मेडिसिन के द्वारा। लॉ एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा अनकाइंडेस्ट रही है, हालांकि रिलीजन भी अनकाइंडेस्ट रहा है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 1862 में सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड फोर्स में आया। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड है, जो कि कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है, इररेशनल बताता है, इनडिफेंसिबल बताता है,
ये बहुत हद तक आर्बिट्रेरी है, ये सही नहीं है। मतलब कहने मतलब ये है कि 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर को क्रिमिनलाइज करता है, ये क्रिमिनलाइजेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, इर्रेशनल है। और कहीं ना कहीं इस सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के चलते क्रिमिनल ट्राइब माना गया है इस एलजीबीटी को, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो ये चीज यहां पे बोली सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर 2018 की जजमेंट के बाद अब होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है। क्या इस प्रकार के जजमेंट्स पहले इंडिया में दिए गए हैं? बिल्कुल। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट देखोगे नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 में, इसने क्या बोला? इट रिजल्टेड इन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअल एक्ट्स इन्वॉल्विंग कंसेंटिंग एडल्ट्स। मतलब अगर कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में होमोसेक्सुअल एक्ट हो रहे हैं तो वो क्रिमिनल नहीं होंगे, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई सेक्शन 377 आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है, होमोसेक्सुअल्स को एक अलग प्रकार के क्लास के हिसाब से दिखाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहां पे इंडिया में ये बोला जा रहा है कि जो एलन ट्यूरिंग लॉ है, ऑथर एक्चुअली में ये बोल रहा है कि जो एलन ट्यूरिंग लॉ है जिसने यूके में जिसके खिलाफ भी होमोसेक्सुअलिटी के इल्जाम लगे, उन इल्जामों को ड्रॉप कर दिया और पार्डन कर दिया। कुछ इस प्रकार का एक लॉ सिरास एक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। तो हमारे जो रामचंद्र सिरास नाम के प्रोफेसर थे जिनके खिलाफ इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको ऑनर करने के लिए एक सिरास एक्ट इंडिया में आना चाहिए, जिसके चलते ये बात सीधे सीधे बोल दी जाए कि जिसके ऊपर भी सेक्शन 377 के चार्जेस लगाए गए हैं, क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट चलाए गए हैं, वो क्रिमिनल केसेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाए। तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों के फेवर में भी बात होगी, उन लोगों के ऑनर की बात होगी, उनकी फ्रीडम के फेवर में बात होगी, और साथ साथ मिस्टर सिराज को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो रामचंद्र सिराज जी का नाम याद रखिएगा, सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड याद रखिएगा, जो कि 1862 में फोर्स में आया था। और ये डेट याद रखिएगा 6 सितंबर 2018, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ के बात को? एलन ट्यूरिंग लॉ की बात याद रखिएगा। एलन ट्यूरिंग कौन थे? ये कोडेड मैसेजेस इंटरसेप्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ यूके इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस बात को याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली अगर आप किसी आंसर में लिख दोगे, ऐसे में लिख दोगे, कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।